तो यहाँ पे अपने में x इक्वल टू 2 और पुट करके देख लेंगे। अगर वो y की वैल्यू 2 और 3 के बीच में आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो खाली वाले स्पेस से जा रही है। अगर लाइट खाली वाले स्पेस से जा रही है तो इट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द इमेज फॉर्मेशन। अगर वो यहाँ स्ट्राइक कर रही है या फिर यहाँ स्ट्राइक कर रही है तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि इमेज वो बनाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 मुझे किसी ने पूछा था। हाँ सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ ऐसा यार, मतलब उसके अंदर कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? मुझे 40 आ रहा है। कैसे आ रहा है? चलो देखते हैं। ये मेरे पास में पहले वाला केस जो मतलब कि इनिशियल केस है, ठीक है। ये पहले वाले केस का नॉर्मल, ये सबसे पहले वाले केस का नॉर्मल है जब तुम्हारे पास में इंसिडेंस एंगल कितना है 30। तो पहले उसका इमेज बना देते हैं, मतलब कि उसका डायग्राम बना देते हैं। तो 30 बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये यहाँ पे आ गया रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ चली गई। इसका ये एंगल भी 30 और ये एंगल भी 30, ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ, अब क्या किया है, पहले उसने मिरर को 20 डिग्री से रोटेट कर दिया है नीचे की पहले तरफ 20। इंसिडेंस हाँ को किया है ना, क्या, इंसिडेंट रे को 10 डिग्री से किया है ना। हाँ हाँ, उसको भी किया है और उसको भी तो किया ना, मिरर को भी तो किया ना बाद में। हाँ सर। हाँ, तो अपने एक साथ ही कर देते हैं दोनों को। तो अब पहले ले इसको करता हूँ अपने मिरर को, तो मिरर थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ये मेरा मिरर हो गया 20 डिग्री से। अगर हमारा मिरर चेंज होएगा तो जो मेरा नॉर्मल जो पहले यहाँ पे था नॉर्मल, अब वो कहाँ चला जाएगा, 20 डिग्री से टिल्ट हो वो जाएगा। वो यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये मेरा बन गया एन डैश, और ये एंगल कितना बन गया, ये वाला 20। 20 डिग्री। अब देखते हैं, अब जो मेरी इंसिडेंस लाइट थी उसको कितने डिग्री से रोटेट करना है, 10। 10, और अपने इसी सेंस में करना है ना। तो इंसिडेंस जो लाइट थी वो ये बन जाएगी, ये वाली बन जाएगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल दिया हुआ है 10। अब देखते हैं कि इस न्यू कॉम्बिनेशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो ये एंगल, ये हमारे पास में कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20। तो टोटल जो इंसिडेंस एंगल है, टोटल इंसिडेंस एंगल मेरा ये है, ये कितना बन गया 40। 40। आंसर 30 की वजह 40 बोल हाँ, रहा था अरे सर, रुको तो आंसर की भाई। मैं 30 की वजह। अरे हाँ, ठीक है, तो ये हमारे पास 40 बन गया। तो हमारा में इंसिडेंस एंगल 40, तो लाइट को ब्लैक वाली लाइन से कितना जाना पड़ेगा 40। तो यहां से वो कितना जाएगी 40। अब ये एंगल तुम्हारे पास में कितना है, ये वाला छोटू वाला 10। तो ये हमारा न्यू आ गया, डेविएशन आ गया, तो ये कितना बन जाएगा 30। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया है 30। 30 तो है क्लॉकवाइज, तो मैं क्लॉकवाइज मुड़ गई। तुम्हारा कितना आया था सर 40। सर यही ले लिया 40 था। है। सर यही ले लिया था, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। हाँ, उसने बोला था कि वो पहले वाली लाइन से कितना वो हो गई ना, डेविएट हो गई। तो इसीलिए जब भी क्वेश्चन करो ना तो डिफरेंट डिफरेंट कलर वाले पेन काम में लोगे ना, तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि पहले वाला नॉर्मल कौन सा था और दूसरे वाला नॉर्मल कौन सा था। और उसका पूछना है कुछ वर्क पावर का। वर्क पावर के डाउट से, लेकिन वो एचसीवी के है। हाँ हाँ, तो हाँ पूछ सर, लो ना। HCV के है डाउट। कल तुम्हारा पेपर टेस्ट भी है तो पूछ लो। सर क्वेश्चन नंबर बोलो या पूरा क्वेश्चन बोलो?
नंबर बोल दो, एससी है मेरे पास में, हाँ सर, पेज नंबर पेज नंबर 135. 135। यस सर. हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43rd क्वेश्चन. 43rd। हाँ क्या किया इसमें बताओ। वो बोल रहा है कि स्प्रिंग लगी हुई है और इंक्लाइन प्लेन है, पार्ट 1 में फ्रिक्शन है। हाँ 43 SCV। तो ये हमारे पास में ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, स्प्रिंग लगा हुआ है, ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ा, ब्लॉक का मास हमको दिया हुआ है 37 डिग्री दिया हुआ है। A small block of mass 2 kg starts slipping down the inclined plane from a point 4.8 meter away from the spring। तो मतलब इस वाले एंड से 4.8 मीटर। The block compresses the spring by 20 सेंटीमीटर। तो मतलब जब ये वापस इसके ऊपर आया तो इसने उसको यहां तक कंप्रेस कर दिया। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0.2 मीटर। एंड रिबाउंड टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अप द इंक्लाइन। जब ये वापस गया तो यहां से यहां तक आया 1 मीटर और यहाँ पे स्टॉप हो गया, और यहाँ भी स्टॉप हो गया था। ठीक है, हाँ बताओ क्या किया अब इसमें। सर वर्क तो डन, मैंने वर्क ये एनर्जी मैंने जीरो बोला, लगाया है. हाँ ये पॉइंट मैंने ए बोला, ये पॉइंट मैंने बी बोला, ये पॉइंट मैंने सी बोला। ठीक है, तो पहले हम लगाते हैं ए टू बी। बताओ, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। वेलोसिटी एट ए इज 0, वेलोसिटी एट बी इज 0, मतलब कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू 0। तो कौन कौन से फोर्स का वर्क आएगा, एक तो आएगा mg सर अर्थ का sin थीटा इनटू कितना डिस्टेंस अपने ट्रेवल किया mg sin थीटा के अलोंग, यहाँ से यहाँ तक का 5 5, और इसका वर्क कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब स्प्रिंग के वर्क की बात करते हैं, स्प्रिंग का वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि वो कंप्रेस हो रही है। तो माइनस हाफ के 0.2 का स्क्वायर, है ना, इतना समझ में आया ना, 0.2 का स्क्वायर। यस सर. ठीक है, और किसने वर्क किया, फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन पूरे ही टाइम में कहां पे एक्ट कर रहा था, पीछे की तरफ। हम यहां से यहां पे आ गए और स्लिपिंग हो रही है, तो म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 5 इक्वल टू 0, है ना। ये तो हो गया इक्वेशन 1। अब बात करते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम बी टू सी, जब वो ऊपर जा रहा है तो स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। एंड स्प्रिंग पूरा हो चुका है, क्योंकि हाँ सर, वो स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ आ गया है। हाँ नेचुरल लेंथ से ऊपर ही है ना, क्योंकि 1 मीटर गया, तो स्प्रिंग में के अंदर कुछ नहीं बचा है। तो स्प्रिंग का वर्क डन आएगा हाफ के 0.2 का स्क्वायर। फ्रिक्शन का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, सर फ्रिक्शन का तो नेगेटिव ही नेगेटिव. नेगेटिव. नेगेटिव, क्योंकि नाउ रहेगा। फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द Opposite डाउनवर्ड रहेगा। डायरेक्शन। तो माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 1, क्योंकि अब उसने डिस्टेंस ट्रेवल 1 मीटर किया है। ओके, एम जी का वर्क डन नेगेटिव, नेगेटिव. क्योंकि अब तुम ऊपर जा रहे हो। तो ऊपर जा- माइनस एम जी साइन थीटा इंटू 1 इक्वल टू 0। तो पहले तो क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो हाफ की एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास में फ्रिक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा। यस सर. तो इक्वेशन क्या बनेगी, एम जी साइन थीटा, ऊपर 5 है नीचे 1 है, तो इंटू 4। ठीक है, और ये म्यू एम जी कॉस 5 है 6 है, तो इक्वल टू 6 म्यू, क्या हो गया, 6
म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू 6। अब यहां से सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या बन जाएगी भाई? हाँ, यहाँ से एम जी कैंसिल हो गया, तो 4/6 टेन थीटा, तो तुमको टेन थीटा दिया हुआ है 37 3/4 3/4, तो हाफ आ गया म्यू। इस म्यू को यहाँ डाल दोगे, इस इक्वेशन से तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? सर मैंने A to C डायरेक्ट कर लिया था तो इनिशियल। ओके, अब ए टू सी के अंदर चलो ठीक है, mg तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्स है तो फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है, फर्क नहीं पड़ता। बट फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है बीच में, तो अगर तुमको फ्रिक्शन का वर्क डन लिखना है तो तुम ये लिखोगे यहां से यहां तक भी फ्रिक्शन का वर्क डन और नेगेटिव था, और यहां से यहां तक भी, बिकॉज फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना, वो पाथ पे डिपेंड करता है। तो उसको तुम म्यू एम जी कॉस थीटा इनटू 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि उसका बीच में डायरेक्शन चेंज हो गया। ओके, एक मुझे किसी और ने व्हाट्सएप किया था यार एक क्वेश्चन, कि सपोज एक कार्ट है, इसको एक स्मूथ सरफेस पे लेके जा रहे हैं, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है m, नीचे वाले कार्ट का एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है a, मुझसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, बताओ क्या होगा? रूट 2 MA by K। √2? रूट 2 MA by K। नो पूरी वही आया। नो, चलो और बताओ, और बताओ। सर एक्सेलरेशन ट्रक का है। हाँ ट्रक का है, देखो मान के चलो कि भाई पूरा सिस्टम स्टेशनरी रखा हुआ था, ठीक है, फिर एकदम से ट्रक को हमने एक्सेलरेट कर दिया हाँ सर, विद, तो M पे स्यूडो फोर्स लगेगा ना। यस, तो हम तो क्या पीछे करेंगे, की तरफ लगेगा। अपने ऑब्जर्वर को कौन बिठा देंगे ना उसके ऊपर ही। हाँ सर। हाँ, तो ये तो पता है पीछे की तरफ लगेगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद हाँ सर, उधर फोर्स एम में हो जाएगा। फोर्स, भाई मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा है, तुम तो इक्विलिब्रियम निकाल रहे हो। देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन इक्विलिब्रियम एंड मैक्सिमम कंप्रेशन, याद है ना क्या होता है मैक्सिमम कंप्रेशन, किस तो पॉइंट वो को के बोलते ही हैं? 0 हो जाएगा। अच्छा, K ही 0 हो मैक्सिमम जाता है। कंप्रेशन मतलब कि के ही 0 हो अब जाता है। जिस रेफरेंस फ्रेम में मैं बैठा हूं, उस रेफरेंस फ्रेम में उस 2m मोमेंट by पे k। दैट ब्लॉक इज स्टेशनरी, ठीक है। तो हमने क्या किया, अपने ऑब्जर्वर को यहां बिठाया, ठीक है, तो इसके ऊपर यहाँ पे लगेगा सूडो फोर्स ma। अब मैं करूंगा वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो वर्क डन, तो ये फोर्स कैसा है, कांस्टेंट फोर्स है ना ये हाँ सर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस सपोज x, तो वर्क डन क्या आएगा ma इंटू x, ठीक है, इक्वल, और एन स्प्रिंग का वर्क डन माइनस हाफ के -kx इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0। 0 कैसे आ गई? सर डेल्टा 2m, k की बोल। हाँ वो 0, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी 0 है उसके फ्रेम में, और यहाँ भी 0 है। सर ये MAX क्या है? सर मैंने क्या किया था, वर्क डन बाय द सूडो MA कर फोर्स, दिया था, एक्स नहीं किया अच्छा, था, ओके। वर्क डन नहीं, मैंने फोर्स को ये कर दिया था। फोर्स, तो देखो ना अगर फोर्स इक्वेट करोगे तो तुम्हारे डायमेंशन ही सेम नहीं है, तो कभी कोई हाँ भी सर, चीज को समझा। इक्वेट करते हो तो डायमेंशन तो सेम होने चाहिए। ma(x) इज वर्क डन बाय द सूडो फोर्स ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हाँ फोर्स सर। मेरे पास में ma इंटू x।
ठीक है, Sir, 33. 33। कार का वजन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, क्या हुआ इसमें भाई? कार का मास दिया हुआ है और इंक्लाइन प्लेन है, मूविंग स्पीड दी हुई है। ये हमारे पास में सपोज एक इंक्लाइन प्लेन, कार का मास 1400 kg, स्पीड दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया 54 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो इसको को उसमें कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, क्या आएगा? 15। 15 मीटर पर सेकंड। फिर uphill, when the motor stops, it is just able to reach the destination which is at a height 10 centimeter above the point. Calculate the work done against the friction. क्या हुआ इसमें? भाई सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास में कार्ट है, इसका तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है, अब कोई इंजन नहीं है और ये भाई साहब यहाँ पे चल रहे थे, इन्होंने इंजन बंद कर दिया और यहाँ पे आकर तुम्हारा वेलोसिटी कितना हो गया? 0। और ये तुमको हाइट दिया हुआ है, ये हाइट दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। And sir, change in potential energy equal to ये कर देंगे ना kinetic energy के साथ। नहीं ना, फ्रिक्शन का वर्क डन भी तो आएगा ना यार। तुम इसके अंदर उसको नहीं लगा सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्वेशन लॉ वर्क नहीं लगा, एनर्जी थ्योरम लगाना। हाँ वर्क एनर्जी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे सारे फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है ना, फ्रिक्शन का वर्क डन तो मेरा नेगेटिव आएगा। Sir, तो मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे इसके पास में कितनी एनर्जी है? हाफ mv²। यहाँ पे कितनी एनर्जी है? ये mgh है। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? बाकी हमारा फ्रिक्शन के अंदर कंज्यूम हो गई। तो ये हमारा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द फ्रिक्शन प्लस mgh शुड बी इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से आ जाएगा मैं पास में वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। और सर 30 सेकंड में भी है। ब्लॉक दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, हाईएस्ट पॉइंट सर्कुलर ट्यूब में दिया हुआ है। हाँ सर, क्या किया इसके अंदर, तुमने क्या किया? सर एक small block of 100 gram is moving with the speed 5 meter per second at the highest point in a closed circular tube। ये हमारे पास में सपोज ट्यूब है ना, हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे है एक मास 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। फाइनली स्टॉप एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो ये मान लो उसका इनिशियल केस है और फाइनली तुम्हारे पास में क्या हुआ, वो यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का तुमको हाइट पता है ना, उसका डायमीटर है, उसका रेडियस दिया हुआ है तुमको 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो क्या बोले, फाइंड द वर्क डन बाय द ट्यूब ऑन द ब्लॉक ड्यूरिंग द मोशन। हाँ तो क्या होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन। होगा ना। तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय ट्यूब प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बस। हाँ सर समझ गया। तो 0 माइनस हाफ mv²। अब तुम कहोगे सर वो फ्रिक्शन है, नॉर्मल है, अभी जो भी है लगाया तो अपने ट्यूब नहीं है, तो वो सब कुछ उसी के अंदर आ जाएगा वर्क डन बाय द ट्यूब में। ओके यस सर। चलो एक क्वेश्चन करो, मैं देता हूं। तुमने एक चीज की होगी, तुमने ये क्वेश्चन किया होगा कि सपोज एक तुम्हारे पास में एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, इसका रेडियस तुमको r दिया हुआ है और ये हमारे पास फिक्स है, इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने एक मास रख दिया m और
छोड़ दिया इसको, तो वो पता है ना एट व्हाट एंगल विद द वर्टिकल इट विल लूज द कांटेक्ट, बताओ। हाँ किया क्वेश्चन ये वाला? हाँ सर किया। हाँ बताओ कि क्या आता है आंसर? सर आंसर याद नहीं है, बट हाँ, अब पे उस पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन 0 करके यस सर पे ठीक है, सर्कुलर मोशन का ये लगा देंगे। सर्कुलर मोशन वाला लगा देंगे। हम बोल देंगे कि चलो ठीक है भाई, इस पॉइंट पे सपोज स्पीड यहाँ की तरफ है v, राइट। अब हम लगा देंगे वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। यहाँ पे हमारा mg फोर्स एक्ट करता है, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, यहाँ पे क्या बन जाएगा mg cos थीटा, यहाँ पर नॉर्मल, तो इक्वेशन क्या बनेगी mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और हमारे पास में तो ये बन जाएगा mg r माइनस r cos थीटा, ये वर्क डन बाय द ग्रेविटी इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। और फिर ये जो कंडीशन है इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा कि तो नॉर्मल की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0, राइट। हाँ एकदम सही है। यस अब देखो, यस अब सर। इफ आई टेक 2 पॉइंट्स, ये पॉइंट मैंने ए लिया, ये पॉइंट मैंने बी लिया, बिटवीन ए टू बी जो भी तुम्हारा वो बॉल है वो स्फेयर पे कहाँ की तरफ फोर्स लगा रहा है, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? सर कौन किस पे लगा रहा है? छोटे वाला जो स्फेयर है वो बड़े वाले स्फेयर पे फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगा, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? सर नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। राइट है ना, नीचे की तरफ ही आएगा ना फोर्स उसका। तो मैं कह सकता हूँ कि बिटवीन थीटा इक्वल टू 0, तो सपोज इसको मैंने बोल दिया थीटा सी एक क्रिटिकल एंगल कि उसके ऊपर वो कांटेक्ट छोड़ गया, मैं बोलूंगा कि ये जो स्फेयर है इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा होगा, एक तो इसका खुद का mg लग रहा होगा, है ना, एक यहाँ की तरफ से लग रहा होगा नॉर्मल, जिसका एक कंपोनेंट यहाँ पे आएगा नीचे, तो मैं कहूंगा कि जो नॉर्मल बाय द ग्राउंड है दैट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ बिग स्फेयर, राइट, इनटू जी, राइट भाई। एक तो उसका mg तो उसका उठा ही रखा है ग्राउंड ने, बल्कि ऊपर से किसी और ने अपने प्रेस किया हुआ है, राइट। जब Yes, तुम sir. इस वाले पॉइंट पे आ जाओगे, इसके बाद क्या होगा, अगर थोड़ा सा इसको एनालाइज करें तो इस पॉइंट के बाद में क्या होगा, आफ्टर कहते हैं थीटा सी, बॉल का कांटेक्ट है छूट जाएगा, बॉल की थोड़ी सी हवा में जाने की टेंडेंसी है ना। सर कौन सा पॉइंट? ये वाला पॉइंट जहां पे उसने कांटेक्ट छोड़ दिया है, ओके सर। इसके बाद में बॉल की बाहर जाने की टेंडेंसी है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन हाँ प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा वो कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया मैंने। अब मैं तुमको कॉन्टेक्ट बोल रहा हूं कि हमारे पास में एक ऐसा स्फेयर है, ये जैसे अपने ये था ना पहले वाला क्वेश्चन था, एक ऐसा स्फेयर है, स्फेरिकल ट्यूब हमने बना रखा है, इसका मास है कैपिटल M, मैंने 2 छोटी छोटी बॉल रखी, एक बॉल को इधर कर दिया, एक बॉल को इधर कर दिया, वो स्लोली सा अपने वो कर दिया, पुश कर दिया ना वहां पे एक ही बॉल। 2 बॉल मैंने इसलिए रखी ताकि कि सिमेट्री रहे दोनों तरफ, ठीक है। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल सपोज हमारा कौन सा है, थीटा वाला, जिस पॉइंट पे दोनों बॉल ने कांटेक्ट छोड़ दिया। अब कांटेक्ट छोड़ के जैसे ही वो बॉल बाहर जाने की ट्राई करेगी तो इट विल स्ट्राइक टू द आउटर वाला लेयर। अब आउटर वाले लेयर पे बॉल जाएगी तो बॉल स्फेयर पे कहां की तरफ फोर्स लगाएगी, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। ओके, तो आउटवर्ड फोर्स लगाएगी तो आउटवर्ड फोर्स जो है वो यहाँ की तरफ आएगा ना, उसका एक कंपोनेंट ऊपर भी आएगा। वैसे ये कहते हैं सिमेट्री से यहाँ भी आएगी दूसरी बॉल, तो वो भी यहाँ फोर्स लगाएगी, उसका भी एक ऊपर की तरफ आएगा कंपोनेंट, और में हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो अपने कैंसिल हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अपना सिमेट्री है। तो ऐसा हो सकता है ना कि ये जो तुम्हारा बड़े वाला स्फेयर है ग्राउंड से उठ जाए, क्योंकि ऊपर एक कंपोनेंट आ रहा है ना इसका,
नॉर्मल का, NY अगर ये दोनों NY कैपिटल MG से बड़े हो गए तो हो सकता है ना स्फेयर उठ जाए। हाँ सर। हाँ तो सर। मुझे बताओ व्हाट इज द रेशो, मतलब कि उनके बीच में यानी रिलेशन क्या होना चाहिए, मतलब स्मॉल m कैपिटल M, है ना, के बीच में क्या ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि वो किसी स्पेसिफिक एंगल सच दैट एट थीटा इक्वल टू थीटा नॉट बिग स्फेयर will lose contact with ground। करो। अब हमको छोटे वाले के पास तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वो तो फंसा हुआ है ट्यूब के अंदर। हमको निकालना है कि बड़े वाला जो ट्यूब है वो ना ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ दे। करो करो।
आंसर बताओ भाई। Sir, 8 times small m is equal to 9 times capital M. ओके, और किसका आया भाई? हाफ m/2 तो देखो पहले इसका एफबीडी अपने कर लेते हैं। ये मान लो हमारे पास में वो आ गया ना, कंडीशन आ गई कि जिस पॉइंट पे सपोज वो होने वाला है उस पॉइंट पे ये मास यहाँ रहेगा, ये मास यहाँ रहेगा। अब अगर इसका एफबीडी बनाओ, इस वाले मास का किसी एक का बना लेते हैं और सिमेट्री से अपना दूसरा ही बन जाएगा। इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स है पॉइंट मास पे, वो कहाँ की तरफ लग रहा होगा, अंदर या बाहर? हाँ भाई, कौन बताएगा? बड़े शांत हो यार तुम। आकाश, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। बताओ द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स ऑन द दैट मास। सर Inward पार्टिकल सर, inward होगा। अंदर की ओर हाँ। लगेगा, मतलब छोटे की ओर लगेगा पार्टिकल पे। तो हम अभी हम छोटे वाले का एफबीडी बना रहे हैं, तो छोटे वाले के ऊपर तो अंदर की तरफ लगेगा नॉर्मल। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी mg cos थीटा प्लस नॉर्मल शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा के स्पीड निकालता हूँ। ठीक है, तो ये जो हाइट आएगी दैट इज r माइनस आर कॉस थीटा, तो mg r माइनस आर कॉस थीटा इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। अब यहां से क्या करें, अब थीटा को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, ओके। अब जो सेकंड वाला जो चीज है, अब मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा बड़े वाले का। बड़े वाले पे जो नॉर्मल है वो यहाँ लग रहा होगा, एक नॉर्मल यहाँ लग रहा होगा n, हाँ सर, एक इसी एक के नॉर्मल इधर लग रहा होगा। और सब कुछ कैसा होगा, अपने सिमेट्रिक होगा ना, मास वास सबसे सेम ही है। तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, ऊपर लगेगा n cos थीटा। यहाँ से भी n cos थीटा आ जाएगा और n sin थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो मैं कह दूंगा कि 2n cos थीटा दिस शुड बी इक्वल टू कैपिटल mg। भाई इसका mg फोर्स यहाँ पे लग रहा है ना, सर, कैपिटल mg। हाँ? सर इसमें m प्लस 2m इंटू जी होना चाहिए। नहीं, ये यहाँ पे मैंने एफबीडी किसका बनाया? सर बट इंटरनली वो 2 बॉल्स भी तो है उसके अंदर। नहीं भाई, उस
उस बॉल ने इसके ऊपर जो भी लगाया फोर्स उसको तो मैंने कंसिडर कर लिया ना नॉर्मल में यहाँ पे। भाई तुम मुझे बताओ कि ये ब्लॉक हाँ यहाँ सर समझ रखा गया। है, ये यहाँ रखा है, तो क्या कंपलसरी है कि नीचे वाला नॉर्मल हमेशा ही कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी हो? ऊपर वाला फोर्स इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगाएगा, एम जी लगाएगा या फिर नॉर्मल लगाएगा? नॉर्मल है। हेलो सर। क्या क्लास ले रहे हैं? हाँ हेलो। यस सर। अरे यार डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इतना समझ में आया ना कि यहाँ पे ये लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है, यहाँ से अपने एलिमिनेट कर दो। भाई हमारे पास में इक्वेशन के अंदर क्या वेरिएबल है, एक नॉर्मल एक थीटा है, इन दोनों का एलिमिनेट करना है। हमारे पास में इक्वेशन 3 है, हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास में आ जाएंगी वैल्यूज, है ना। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तुम अपने आप करना यार। ओके ठीक है। अब थोड़ा ऑप्टिक्स पढ़े या फिर कोई डाउट है? सर आप एक बार 50 कौन सा पार्ट? सर देखो 51 51, अच्छा एससीवी का। हाँ सर देखो एससीवी का जो 51 है वो स्प्रिंग वाला है, और स्प्रिंग बहुत अच्छी चीज होती है ना, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है उसके अंदर, वो आसानी से हो जाता है। तो बोला है कि वन एंड ऑफ द नेचुरल, यो तुम्हारे पास में एक ये लगा रखी है रेल, एक यहाँ पे स्प्रिंग को फिक्स किया हुआ है। ये जो हाइट है, ये हाइट हमको दिया हुआ है h, और स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है वो भी कितना है, जी h ही है, लेकिन स्प्रिंग को मैंने ऐसे रखा हुआ है ये। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन है कुछ, तो ये है h, ये एंगल
37, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लेंथ की वैल्यू? हाँ बताओ बताओ। सपोज इसको मैंने बोल दिया L, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि L cos 37 इक्वल टू H, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/4 H। तो ये जो स्प्रिंग है इसमें एक्सटेंशन कितना है? भाई कंप्लीट लेंथ में से H को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो इसमें जो एक्सटेंशन है जिसको हम x0 बोल, माइनस एच हो जाएगा। तो वो हो जाएगा 1/4H। अब लगा दो, सारे फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो लिख दो कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का समेशन दोनों ही पॉइंट पे सेम रहेगा, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन। उसने बोला हुआ है कि सब कुछ हमारे पास में स्मूथ है, ठीक है। सर पहले हमारे पास स्प्रिंग पोटेंशियल है और तो पहले K 1/4H का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी 0 है। फाइनली हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv स्क्वायर, बट ये जो है स्प्रिंग तो यहाँ पे आ गया ना, फिर वो नॉर्मल हो गया ना, तो फिर पोटेंशियल 0 हो जाएगा। वो 0। बस तो हो गया क्वेश्चन। स्पीड पूछा है ना, तो स्पीड आ गया, अभी हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा KH/16 m। सर h स्क्वायर होगा शायद। हाँ H का स्क्वायर। सर वो जो आपने ये वाला क्वेश्चन कराया था ना, ट्यूब वाला, कौन सा? वो वाला नहीं आया, दूसरा वाला आ गया, 33rd आ गया, 32nd वाला ट्यूब वाले का आंसर कभी भी नहीं आया। 32 वाला जो ट्यूब वाला था ना, उसका आंसर कभी भी नहीं आया। क्यों, क्या हुआ इसमें? कहाँ था 32 वाला, मैंने कहाँ बताया था? यहाँ पे है ना। हाँ सर। तो लगाओ इसके अंदर वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू, तो ये मैंने लिखा वर्क डन बाय द ट्यूब। ओके, वर्क डन बाय द ग्रेविटी कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। ऊपर जा रहा है ना, नहीं, अरे हाईएस्ट पॉइंट पे तो था, फाइनली कहाँ पे आया? फाइनली नीचे आ रहा। नीचे आ गया, तो वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। 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 तो मास कितना है, 100 ग्राम, तो 0.1 इंटू 10 इंटू हाइट कितना है 20 सेंटीमीटर, 0.2 इक्वल टू फाइनल एनर्जी 0, इनिशियल हाफ, मास कितना है 0.1 इंटू वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 इंटू 5। सर हो गया। मैंने एक्चुअली वो इसको 0.2 नहीं किया था, 20 करके सॉल्व कर दिया था, इसीलिए इशू आ रहा था। तुम ऐसे मत किया करो भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास में बन जाएगा फिर वर्क डन बाय द ट्यूब। वर्क डन बाय द ट्यूब नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि एनर्जी कम हो रही है ना, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो पहले मोशन में था और अब नहीं है ना। ओके, ओ चलो अपना ऑप्टिक्स वाला स्टार्ट करते हैं। तो तो जैसे हमने सारे पार्ट कर लिए थे, अभी हमारे पास में आखिरी एक चीज बचती है बस, जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर। क्या मतलब होता है कॉम्बिनेशन का? व्हेन 2 or more mirror are placed together in any orientation। वो कोई ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि भाई उसको किसी एंगल पे रखो, पैरेलल रखो या अपोजिट रखो, उसके अंदर कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था, तुमको याद है डेविएशन वाला, कि इफ देयर आर 2 मिरर्स kept an angle थीटा,
तो व्हाट वाज द टोटल डेविएशन आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन? क्या आया था आंसर? पाई माइनस 2 थीटा। -2 theta. 2 pi minus 2 पाई माइनस 2 2 थीटा, pi minus 2 theta. है ना? तो और उससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हुए। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल पहले देता हूं, उसके बाद अपने आगे करते हैं। सपोज एक मिरर यहां रखा हुआ है, ठीक है, एक मिरर यहां रखा हुआ है, और एक ऑब्जेक्ट है जिसको सपोज मैंने यहां रखा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास M1, ये मेरे पास में M2, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला रिफ्लेक्शन मुझे M2 पे करवाना है, ठीक है, उसके बाद में M1 पे करवाना है। तो अब इसकी इमेज फॉर्मेशन करते हैं। किस टाइप से होगा इमेज फॉर्मेशन? तो पहले बताओ ना कितने इमेज बनेंगे? इन्फिनिट बनेंगे ना। Sir, infinite. तो हम देखते हैं कि इनफाइनाइट कैसे बनेगा। तो पहला मैंने अज्यूम किया कि ये तो एकदम ही आ गया भाई, सीधा ही जो लाइन ऐसे जाएगी नॉर्मली, ऐसे ही ये लाइट यहाँ गई ऐसे, और ये तो ऐसे आ जाएगी ना, डायरेक्ट ही आ जाएगी, ये यहाँ जाएगी और वापस आ जाएगी। अब मुझे एक लाइट और चाहिए, तो मैं इस लाइट को यहाँ पे लेके गया, राइट। अब क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा इसका, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ जाएगी। अब मैं इसको वर्चुअली अगर पीछे मिलाऊंगा तो ये यहाँ पे आ जाएगी ना, तो ये बन जाएगा इमेज 1 बाय मिरर 2, राइट। अब मुझे बताओ कि जो अपना मिरर 1 है उसको क्या लग रहा है कि कहां से आ रही है लाइट? M2 के पीछे से। M2 के पीछे M2 के से. पीछे से। तो ये जो इमेज है, दिस इज ऑब्जेक्ट फॉर M1। क्यों? अगर मैं M1 पे यहाँ पे किसी ऑब्जर्वर को बिठा दूं तो उसके लिए ये जो लाइट है ये कैसे इंसिडेंस लाइट है, हाँ सर, वो इमेज से आ रही है. और जो इंसिडेंस लाइट का जो इंटरसेक्शन होता है उसको क्या बोलता है? मिरर, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये उसके लिए कैसा है? वर्चुअल या रियल? वर्चुअल. तो अच्छे से बता ना सोच के। जो सपोज इसको मैंने बोल दिया पॉइंट P, तो पॉइंट P जो है, ठीक है, दिस इज एक्टिंग एज ऑब्जेक्ट फॉर मिरर 1, so that object is real or virtual. Go by the definition of real and virtual. बताओ बताओ। कितने लोग बोल रहे हैं वर्चुअल है, कितने लोग बोल रहे हैं रियल है? अरे कुछ तो बोलो। हाँ नहीं कुछ तो। सर वर्चुअली होना चाहिए ना, क्योंकि एक्चुअल रेस मीट नहीं कर रहे। जो ऑब्जर्वर वहां पे बैठा है, सपोज एक इंसान को मैंने वहां पे बिठा दिया, हम प्रोड्यूस कर रहे तो तब मीट कर रहे हैं ना वो, मतलब. ओके चलो चलो चलो, हाँ बताओ बताओ बताओ, और लगाओ दिमाग लगाओ। उस सर रियल होगा ना, क्योंकि मतलब Real. वो इमेज उस प्लेन M1 मिरर के के लिए सामने है. अब देखो, M1 अगर मैं बोलूँ ना यहाँ पे फॉर M1 के लिए जो पॉइंट P है दैट इज द रियल ऑब्जेक्ट। क्यों? उसके लिए इंसिडेंस लाइट का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ की तरफ हो रहा है? रिफ्लेक्टिंग साइड में हो रहा है ना कि अपने मिरर के पीछे की तरफ, है ना। तुम मुझे जब तुम देखते हो, जैसे कि सपोज वहां पे तुम बैठे हो, ठीक है, तो उसने देखा कि लाइट कहाँ से आ रही है? वहां से आ रही है। अब वहां पे इंसान बैठा है या नहीं बैठा उससे उसको क्या फर्क पड़ता है? उसके ऊपर तो लाइट आ रही है ना। उसने अपने रेफरेंस फ्रेम में क्या लाइट को कहीं पे एक्सटेंड किया? नहीं किया।
तो फॉर मिरर 1 पॉइंट P इज द रियल ऑब्जेक्ट। इसका इमेज कैसा बनेगा? हाँ, अब वो इसका इमेज बनाएगा तो वो क्या करेगा, इस लाइट को यहां से ये कराएगा, रिफ्लेक्ट कराएगा। देखो ये रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। और एक यहां से, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूंगा यहाँ पे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है L, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना बनेगा? L। तो L ये हमारे पास बन गया इमेज ऑफ पॉइंट P बाय मिरर 1। सपोज इस पॉइंट को मैंने Q बोल दिया। अब ये जो Q वाली लाइट है ये कहाँ पे जा रही है? 1 पे आ रही है ना, यहाँ पे देखो ये आ रही है 1 पे। तो ये जो पॉइंट Q है ये मिरर 1 के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। अब वो इसकी इमेज बनाएगा तो वो यहाँ पे, तो यहाँ तो इनफाइनाइट है ना, रिफ्लेक्शन होते रहेंगे ना। इफ यू विल गो इनटू ए बार्बर शॉप, जब कभी जाते हो ना बार्बर शॉप में जाते हो, अगर उसमें दोनों ही तरफ मिरर लगा हुआ है तो हमारे पास में इनफाइनाइट इमेज बनती है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे बहुत सारी बन जाती हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हमको देखनी है कि कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ जो मिरर है उसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनेंगे those will be decided by the number of reflection। जितनी बार रिफ्लेक्शन होगा उतने ही ज्यादा तुम्हारे इमेज बनेंगे। अगर तुम्हारा रिफ्लेक्शन एक ही बार हो रहा है तो एक इमेज बनेगा, 2 बार हो रहा है तो 2 बनेगा। अब अगर यहाँ पे पूछूं कि पॉइंट Q जो है वो M2 के लिए ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल या वर्चुअल? रियल रियल, उसके लिए रियल ही है, क्योंकि भाई उसने एक्सटेंड नहीं किया ना, उसको एक्सटेंड तो किसने किया था? M1 ने किया था। तो ऐसे हमारे पास में इमेज बनते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आते भी हैं, ठीक है। तो जैसे अगर एक क्वेश्चन दूं, ये मेरे पास में 2 मिरर M1 M2, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। इसके इमेज मुझे बनाने हैं M1 और M2 से, और तुमको देखो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि पहला रिफ्लेक्शन तुमको किससे लेना है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि सेकंड इमेज जो बनेगी उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, और पहला रिफ्लेक्शन हमको मैं M1 पे लेना है। टेक फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन M1। तो डिस्टेंस बिटवीन द सेकंड इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स, तो बनाते हैं। तो ये अगर यहाँ पे है, इसकी इमेज कहां बनेगी? पहली इमेज M1 के पीछे, M1 के पीछे M1 के पीछे। इसका डिस्टेंस कितना आएगा? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 2 से, तो मैं इसको स्पेसिफाई कर देता हूं कि ये है इमेज 1 फॉर्म बाय मिरर 1, ठीक है। ओके, अब इसकी लाइट वहां जाएगी, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया P। इसकी इमेज ये यहाँ पे बनेगी इसी लाइन के ऊपर, तो उसका डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर M2 से। सेंटीमीटर M2 के तो पीछे। 6 2 2, तो यहां से यहां बनेगी। तो दिस इज इमेज ऑफ पॉइंट P फॉर्म बाय मिरर 1, और इसका डिस्टेंस कितना बनेगा? 10। अब वो जो पॉइंट P है वो इसके लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। उसका डिस्टेंस कितना है? 10 6 2 18, है ना। तो देखो ना यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, वही मिरर 2 के लिए क्यों नहीं बन सकता? नहीं, वो तो मैं तुमको कह रहा हूं ना, कि मैं कह रहा हूं कि पहला रिफ्लेक्शन तुमको इसी से लेना है, ठीक है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट तो M2 से बन रहा है ना? दूसरा ऑब्जेक्ट, अरे नहीं, अरे मैं तुमको को अपने बता रहा हूँ ना, केसेस अपने बता रहा हूँ कि अपने इमेज जो है वो इनफाइनाइट कैसे बनते हैं। तो अभी देखो मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, मैं M2 वाले को भी लेता हूँ फिर मैं, है ना। तो पहले अपने इसको लेते हैं बस। तो इसका 18 है, तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? यहाँ पे बन जाएगी। इसको सपोज मैंने बोल दिया Q, तो दिस इज इमेज ऑफ Q मेड बाय मिरर 2। यहाँ से यहाँ का भी 18, फिर इसकी इमेज वहां बनेगी। तो ये केस कब आया? जब मैंने पहला रिफ्लेक्शन किस पे लिया? M1 पे, और जो इमेज M1 से बन रही थी मैं उन्हीं को ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ। लेकिन अगर किसी ने बोला कि नहीं सर मैं M2 को भी ले लो,
तो दिस इज केस 1। लेकिन अगर तुम ये बोलो कि ये ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे नहीं इंडिविजुअल लेते हैं, तो इसकी पहली इमेज यहाँ बनेगी, इसको बोल दिया मैं ओ डैश, इसका डिस्टेंस कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस कितना आएगा, इसको बोल दिया ओ अपना डबल डैश, इसका डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर। अब राइट है ना। अब ये जो अपना M2 है, जो M2 है उसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है अभी ओ डैश ओ डैश, उसका O डिस्टेंस dash। कितना है, उसका डिस्टेंस कितना है 10। 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया ना पॉइंट, ये वाला Q, हाँ सर। ये पॉइंट Q आ गया। ये यहाँ पे और इमेज बन जाएंगी। तो इसलिए कहते हैं इनफाइनाइट बनती हैं। तुमको क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई करेगा कि तुमको कौन कौन से इमेज को कंसिडरेशन में लेना है। अगर वो बोले कि नहीं टेक रिफ्लेक्शन ओनली ऑन M1, तो ठीक है, तो हम केस 2 वाला करेंगे। अगर वो बोलता है कि नहीं पहले तुम एक एक इमेज है दोनों की बना दो, तो हम ऊपर वाले को ले लेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट इमेज है ना यहाँ तो। सिर्फ पैरेलल के लिए इनफाइनाइट बनती है, सिर्फ पैरेलल मिरर्स के लिए। यस अगर मिरर पैरेलल है इसलिए यस इनफाइनाइट बनती है। यस। अगर पैरेलल के अलावा और कोई कॉम्बिनेशन, चलो देखते हैं। तो पहले तो फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ जो है मिरर्स है वो कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं ये मेरे पास मिरर है, एक प्लेन मिरर, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, कितना इमेज बनेंगे, नंबर ऑफ इमेज, एक ही इमेज एक ही image बनेगा। नंबर ऑफ इमेज 1, और वो यहाँ बन जाएगा ना, राइट। इसी केस में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, इस मिरर को हल्का सा काट दिया, ये कर दिया, लेकिन वो तीनों एक ही लाइन में रखे हुए हैं। उनकी वो जो लाइन थी ना, ये वाली लाइन, उसको मैंने हटाया नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है ओ। अब यहाँ पे कितने इमेज बनेंगे 1 2 3, सर एक ही सर एक ही इमेज बनेगा। यस इसका भी एक ही बनेगा। ऑल्दो अब वो जो है मिरर, उनको मैंने पार्ट अलग अलग कर दिया, बट प्लेन ऑफ द मिरर इज 1। पूरे प्लेन का, पूरा जो मिरर है उसका प्लेन तो सेम ही है ना। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर यूं कर दूं, सपोज कलर कर दूंगा, तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम्हारे पास 2 मिरर बन गए, है ना, मिरर तो एक ही है। तो इफ ऑल द पीसेस ऑफ द मिरर आर इन द सेम प्लेन, यहाँ पे लिख लो स्पेसिफिकली, इफ pieces of plane mirror are in same plane, so this is as good as single mirror। तुमको याद है तुमने एक क्वेश्चन इसके अंदर भी किया था, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था, जो मैंने तुमको 8 9 क्वेश्चन दिए थे ना, उसके अंदर था ना एक वो वैसे वाला क्वेश्चन था कि एक मिरर यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, तुमको ओरिजिन का इमेज बनाना था। बोथ द मिरर्स वर इन द सेम प्लेन, तो एक इमेज बनेगा। अब लेते हैं कि सपोज तुम्हारे जो मिरर हैं उनका थोड़ा चेंज हो गया, जैसे एक इमेज यहाँ रखा है, एक मिरर यहाँ रखा हुआ है, एक मिरर यहाँ रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। तो फिर दो इमेजेस बनेगी। अभी हमारे पास कितनी इमेज बनेंगी, 2। दो। सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d डैश, तो इमेज कितनी बनेंगी 2। पहली इमेज कहाँ बनेगी, जो इमेज ये बनाएगा मिरर 1, ठीक है, तो वो इमेज यहाँ बन जाएगी ना, इस मिरर से कितना डिस्टेंस पे, डी डैश d डैश। सेकंड वाली कहाँ बनेगी, इस मिरर से डी D डिस्टेंस पे। d, बिकॉज नाउ आई हैव 2 प्लेन, है ना, मेरे पास 2 प्लेन है, तो मेरे पास में 2 इमेज बनेगी। क्या सारे के सारे ऑब्जर्वर को दिखेंगे 2 इमेज, तो जो फील्ड ऑफ व्यू में The field of view पे डिपेंड फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे अब हम, है ना। तो अगर मैं देखूंगी कौन कौन से ना रीजन के अंदर मुझे अपने इमेज और दिखेगी, है ना। तो जैसे मैं बनाता हूँ, एक मैं यहाँ बनाता हूँ मिरर, ठीक है, दोनों एक मैंने फील्ड ऑफ व्यू सपोज का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना।
हाँ अगर दोनों ये करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे कर दिया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। अब मैं बनाता हूँ फील्ड ऑफ व्यू कि कौन कौन से रीजन के अंदर सिंगल इमेज दिखेगा, कौन कौन से के अंदर वो दिखेगा। तो मैंने बनाया, ये लाइट यहाँ गई, यहाँ पे आ गई, ये लाइट यहाँ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है। ऊपर वाले का अगर मैं बनाता हूँ फील्ड ऑफ व्यू, तो एक में यहाँ गई लाइट, तो यहाँ आ गई, ये लो। अब देखो हमारे पास इमेज तो है दो, ठीक है, और दोनों ही इमेज, एक इमेज तो मेरा यहाँ बन रहा है कहीं, एक मेरा इमेज यहाँ बन रहा है कहीं, लेकिन कोई भी ऑब्जर्वर क्या दो इमेज देख पाएगा? नहीं। नहीं सर, नहीं। यहाँ वाला ऑब्जर्वर देख पाएगा 1, यहाँ वाला ऑब्जर्वर भी कितनी देख पाएगा 1, और उसके अलावा कहीं हुआ, यहाँ हुआ तो नो इमेज। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इमेज बनना एंड इमेज का दिखना। इमेज दो हैं, बनेगी इमेज, पूरी इमेज बनेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिखेगी या नहीं दिखेगी वो हमारी प्रॉब्लम है। जब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस, तो उसमें फंडा ये होता है कि हमको टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेज वो हमको नंबर बताना है। ऑब्जर्वर को देखना नहीं देखना वो उसका सिरदर्द है। हम कहेंगे दो इमेज बनेगी, तुम अपने ऑब्जर्वर को पूरा कहते राउंड लगवा दो मैक्सिमम, इसीलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस 2। ये हमारे पास में स्पेशल केस थे। इसके अंदर हमारे पास में एंगल जो था वो कितना था 0, बिकॉज बोथ द मिलन्स वर पैरेलल। अगर मिरर किसी एंगल पे हो तो क्या होगा वो देखते हैं, वो हमारे पास में इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो लास्ट क्लास में एक चीज तुमको मैंने बताई थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनता है, कि उसका जो लोकेशन है वो कैसा होना चाहिए। सपोज ये मेरे पास एक प्लेन मिरर है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए कि उसका इमेज बने, बताओ। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने। मतलब कि अगर मैं पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, मैंने ये जो है ना मिरर, इसको मैंने इसको ऐसे अपने एक्सपेंड कर दिया, ये अपना इमेजिनरी प्लेन बना दिया। अगर तुम इस प्लेन के ऊपर है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज बनेगा, राइट, क्योंकि यहां से आने वाली लाइट इसके ऊपर आएगी। अगर मैं यहां कहीं हूं तो नो इमेज। क्यों? यहां अगर मेरा ऑब्जेक्ट आ गया तो भाई लाइट ऊपर आ ही नहीं पाएगी, लाइट ऊपर आ ही नहीं पाएगी तो रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा तो इमेज ही नहीं बनेगी। तो मतलब क्या हुआ, जहां भी मेरा मिरर रखा हुआ है, अगर मैं उसको एक्सपेंड कर दूं पूरा इनफाइनाइट तक, मैंने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एक तो है जो कि प्लेन मिरर के रिफ्लेक्टिंग साइड में है, एक जो रिफ्लेक्टिंग साइड में नहीं है। तो जब तक लाइट रेज रिफ्लेक्टिंग साइड में है तब तक इमेज बनेंगे, तब तक रिफ्लेक्शन होते रहेंगे। और अगर तुम्हारे पास में वो चीज नहीं है तो फिर तो होगा ही नहीं फिर। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बहुत अच्छा हम वो बनाते हैं मेथड, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगता है उसमें, तो वो तो हमको आना ही चाहिए ज्योमेट्री। तो मैं क्या करता हूं, सपोज ये मेरे पास मिरर है एक, ये मिरर, मैंने ऑब्जर्वर को यहां बिठा दिया, इसको मैंने ले लिया रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अब मैं देख रहा हूं कि पॉइंट कहां कहां हो सकता है। पॉइंट यहां हो सकता है, इमेज बनेगी। हाँ भाई, हाँ सर। हाँ सर। ये अगर मैंने बोल दिया ए, ठीक है, यहां मैंने ले लिया बी, यहां मैंने ले लिया सी, यहां मैंने ले लिया डी, और यहां मैंने ले लिया ई। अब देखते हैं अपना इमेज बनाते हैं। पॉइंट ए का इमेज कहां बनेगा? एक एग्जैक्ट नीचे उसी ए के डिस्टेंस पे। एग्जैक्ट नीचे अलोंग द नॉर्मल, राइट। यहाँ पे ये बन गया ए डैश। इसका कहां बनेगा बी का? एग्जैक्ट नीचे ना, यहाँ पर ये बन गया बी डैश। इसका कहां बनेगा सी का? एग्जैक्ट नीचे। सर इन्फिनिट मिरर है क्या?
हाँ मिरर जो है पूरा स्ट्रेच कर रहा है क्या इन्फिनिटली? नहीं, चाहे इनफाइनाइट हो या ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? अगर छोटा सा हुआ तो क्या इमेज नहीं बनेगा? सर इमेज Field of view बनेगा कम बस होगा, एग्जैक्ट नीचे हाँ? नहीं होगा। इमेज बनेगा लेकिन बस वो फील्ड ऑफ फील्ड व्यू ऑफ व्यू कम होगा। वही। हाँ तो होने दो ना भाई, मैंने तुमको पहले बोला वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इमेजेस। तुमको दिखता है नहीं दिखता वो वन तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमको इमेज बनाना है ना? ठीक है, इसका काम बनेगा डी का। एग्जैक्ट नीचे। ठीक है, एग्जैक्ट नीचे कैसे बनेगा? ओके तो मुझे बताओ कि तुमको याद है क्वेश्चन मैंने करवाया था कि एक यहाँ पे रखा हुआ है मेरा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था, तो इसका इमेज कहाँ बना था? हाँ सर, हाँ सर, हाँ यहाँ पे आया था ना? वहीं पे आया। अरे ये ऐसे, हाँ हाँ सर। तो जो भी इमेज है वो हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही बनेगा, चाहे वहां पे मिरर हो या ना हो। ठीक है, आ गया हो। क्या इसका इमेज का कहीं पे बनेगा ई का? नहीं बनेगा सर। नहीं सर, नहीं सर, ई का इमेज नहीं बन सकता, क्यों क्योंकि भाई? उसकी ई लाइट से, रेस नहीं पहुंच रही। रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे लाइट ही नहीं हाँ, पहुंचेगा। जो पॉइंट ई है ना उसकी इमेज नहीं बन सकती भाई, उसकी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ ही नहीं सकती है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो तुम्हारे इमेज बन सकते हैं वो कहां तक के बन सकते हैं? वो सिर्फ यहां तक के बन सकते हैं जो इस लाइन के अलोंग है, राइट? यहां तक बस। इसके अगर तुम नीचे आ गए तो अगर तुम इसके ऊपर हो तो यस, इसके नीचे हो तो नो। अगर तुम इस वाले पार्ट में हो यानी यस पार्ट में हो तो तुम्हारा इमेज कौन से पार्ट में बनेगा? नो वाले पार्ट में। देखो ना, एग्जैक्टली। सर एक्सिस मतलब जो हम लोग का प्लेन है उसके ऊपर रखे, मतलब बाउंड्री पे एग्जैक्ट, तो या बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना आइडियली तो, क्योंकि क्या उसकी लाइट कभी और रिफ्लेक्ट हो पाएगी? नहीं सर। नहीं हो पाएगी, तो इमेज नहीं बनेगा, है ना? तो देखो, अब ऐसे करोगे तो यार कहते वो समस्या हो जाएगी। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट को मैंने इससे मिलाया, ये एंगल अगर थीटा बना तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? यहाँ पे बनेगी नीचे, थीटा है ना? थीटा और इसका एंगल रिफ्लेक्टेड। होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। मतलब इफ यू आर एट थीटा एंगल अबोव द मिरर, तो तुम्हारी इमेज कहाँ बनेगी? थीटा एंगल थीटा एंगल थीटा एंगल थीटा बिलो एंगल द बिलो मिरर। द मिरर। बिलो द मिरर, राइट? वैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं बी की, ठीक है, ये एंगल अगर मेरे पास में फाई है तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी? फाई एंगल बिलो द मिरर। फाई एंगल ही नीचे। तो अगर इस लाइन को मैंने बोल दिया ये अपना 0 डिग्री, तो ये जो लाइन है इसका एंगल कितना बन जाएगा? 180। 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कहां से कहां तक हो सकते हैं? 0 to पाई। 0 to 180। 0 से 0 to 180। 180 डिग्री। अगर 180 से एंगल ज्यादा हो गया, 181 हो गया, तो फिर मेरा इमेज नहीं बनेगा, राइट? ओके, और जो मेरे अपने इमेज बनेंगे वो कहां से कहां तक बन सकते हैं? वो बन सकते हैं 0 टू -180, है ना? यहां से आ रहा हूं ना, नीचे की तरफ आ रहा हूं मैं। तो ये हमारे पास में बन गई ना, रेंज बन गई। अब मैं देख लूंगा जितनी बार मेरे यहाँ रिफ्लेक्शन होंगे, तुमको बताया था जितने रिफ्लेक्शन होते हैं उतने ही अपने इमेज बनते हैं, है ना? यस सर। मल्टीपल, जैसे कि इसके अंदर तुमने बोला कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन कितनी बार हुए, यहाँ पे अपने इनफाइनाइट बार हुए, धाड़ 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 धाड़, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, राइट? तो हमारे पास में कितने इमेज बने? इनफाइनाइट। इनफिनिट। यहाँ पे आई विल चेक कि कितने होंगे। ठीक है, इसके लिए मुझे ये वाला मेथड आना चाहिए। इस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं? अब सपोज, ठीक है, तो मैं लेता हूं कि 2 मिरर्स एट सम एंगल, तो एक सपोज यहां रखा हुआ है M1, एक सपोज यहां रखा हुआ M2, ये एंगल थीटा।
ठीक है। अब देखो तुमको कैसे पता लगेगा कि नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होंगे। सपोज ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट का जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है, मान लो ये अल्फा बन रहा है। तो हम कितने इमेज बनाओगे? तो पहली बात तो देखते हैं कि इमेज कितने बनेंगे, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितनी बार होगा वो भी तो मुझे चेक करना है ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला इमेज बनाते हैं अपने M1 से। तो कहां बनेगा M1 से? अल्फा एंगल अल्फा एंगल नीचे। अल्फा एंगल नीचे। देखो मैंने क्या किया, जो मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट था वहां पे ऑब्जर्वर को बिठा दिया। मैंने बोला ठीक है भाई तुम ऑब्जेक्ट को देखो। उसने क्या देखा, तुम ऊपर की तरफ हो और कितने एंगल पे हो? अल्फा। अल्फा पे। अल्फा पे हो, तो इमेज कहां बनेगी? पहली इमेज अल्फा एंगल अल्फा नीचे। नीचे। तो ये लो, ये हमने बना दी। ठीक है, तो इसको मैंने बोला कि इमेज 1, ठीक है, मेड बाय मिरर 1, और इसका एंगल कितना है? माइनस अल्फा। माइनस अल्फा नीचे आएगा ना। हाँ हाँ। अब बताओ, अब मैं इसकी बात करता हूं, M2 की बात करता हूं। तो थीटा माइनस अल्फा पे बनेगा। M2 के लिए एंगल कितना है? थीटा माइनस अल्फा। तो उसकी इमेज कहां बनेगी? यहां कहीं बनेगी। थीटा माइनस ऊपर। ये एंगल कितना होना चाहिए? थीटा माइनस अल्फा। तो ये बन जाएगा इमेज 1 मेड बाय मिरर 2, है ना। इस पॉइंट को मैंने सपोज बोल दिया P, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया Q। बन गई? हाँ भाई। हाँ हाँ सर। यस ओके। सर। अब इसके बाद क्या होगा? का इसके बाद रिफ्लेक्शन देखो M2 में। सर P और Q भी जो ऑब्जेक्ट्स है। नहीं P नहीं, और Q। हाँ, सर अब मिरर जो 2 के तुम्हारा लिए पॉइंट P P है ऑब्जेक्ट हो वो जाएगा। मिरर 2 के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। 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 और जो पॉइंट और जो Q है पॉइंट 1 के लिए बन Q जाएगा। है 1 के लिए क्या बन गया? ऑब्जेक्ट बन गया। तो उसकी इमेज बनाएगा। अब बताओ मिरर 1 के लिए कब तक अपने होते रहेंगे रिफ्लेक्शन? जब तक कि एंगल की वैल्यू कितनी ना हो जाए? पाई। 180 डिग्री। 180। भाई ये देखो ना, उसका प्लेन ये है, और मिरर जो 2 है उसके लिए ये प्लेन है।